मैकेनिक्स की दुनिया में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर्स की पूरी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, चाहे एक मैसिव सस्पेंशन ब्रिज हो या हाईवे पर स्पीड में दौड़ती गाड़ी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही अनसीन और थोड़े काउंटर इंट्यूटिव रूल की डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बेसिकली ये एक ऐसा नियम है जो फोर्सेस को समझने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देता है। लेट्स डाइव इन। एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा वेयरहाउस है जहां एक हैवी वुडन क्रेट रखा है। अगर इस क्रेट को आगे से रस्सी बांधकर खींचा जाए या फिर बिल्कुल उतनी ही ताकत से पीछे से धक्का दिया जाए तो क्या रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा? ऐसे देखने में तो बॉक्स एक ही तरह से आगे बढ़ता है, राइट? यही मैकेनिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पजल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ताकत लगाने का एग्जैक्ट पॉइंट मूव कर दिया जाए पर उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स का अल्टीमेट इफेक्ट बिल्कुल भी चेंज ना हो? इस कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर एकेडमिक डेफिनेशन पर पहले नजर डालते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट्स that a force may be applied at any point on its given line of action without altering the resultant effects of the force external to the rigid body on which it acts. Phew, सुनने में काफी डेंस और हैवी लग रहा है ना? लिटरली किसी टेक्स्ट बुक जैसा। पर इस कॉम्प्लेक्स और हैवी स्टेटमेंट के पीछे एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सच छुपा है। तो आखिर इसका सच में क्या मतलब है? चलिए इस लंबे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को 3 लॉजिकल आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। इन 3 स्टेप्स को हम इस प्रिंसिपल की होली ट्रिनिटी मान सकते हैं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो ये पूरा नियम अप्लाई नहीं होगा। पहली शर्त है द लाइन ऑफ एक्शन, दूसरी है द रिजिड बॉडी और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है द रिजल्टेंट एक्सटर्नल इफेक्ट्स। एक एक करके इनको डीकोड करते हैं। स्टेप नंबर 1, द गिवन लाइन ऑफ एक्शन। सोचिए एक परफेक्टली स्ट्रेट इनविजिबल ट्रेन ट्रैक है जो दोनों तरफ इन्फिनिटली जा रहा है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से फोर्स बिल्कुल एक ट्रेन की तरह है। इसे सिर्फ और सिर्फ इस इमेजिनरी पाथ पर ही आगे या पीछे स्लाइड करने की फ्रीडम है। फोर्स को इस ट्रैक से डिरेल नहीं किया जा सकता, उसकी डायरेक्शन या एंगल नहीं बदला जा सकता, उसे बस उसी स्ट्रेट लाइन पर कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। ये इनविजिबल टाइट रोप ही हमारी लाइन ऑफ एक्शन होती है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, द रिजिड बॉडी। देखिए ये प्रिंसिपल ब्लाइंडली हर ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता। इसके लिए एक रिजिड बॉडी का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अगर एक आयरन ब्लॉक को एक सॉफ्ट किचन स्पंज से कंपेयर किया जाए तो फर्क बिल्कुल क्लियर है। अगर स्पंज पर फोर्स लगाएंगे तो वो स्क्विश होगा, बेंड होगा। वहां फोर्स उसकी शेप चेंज करने में यूज हो जाएगी। इस नियम को परफेक्टली काम करने के लिए ऑब्जेक्ट को लोहे के ब्लॉक जैसा सख्त होना पड़ेगा, जो फोर्स लगने पर अपनी शेप पूरी तरह होल्ड करे और बिल्कुल डिफॉर्म ना हो। और अब स्टेप 3, द मैजिक फ्रेज, रिजल्टेंट इफेक्ट्स, जो कि स्ट्रिक्टली एक्सटर्नल होने चाहिए। ये इस पूरी डेफिनेशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। होता क्या है कि फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पर मूव करने से बॉडी के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स पर फर्क पड़ता है। इंटरनल स्ट्रेसेस चेंज होते हैं। पीछे से पुश करेंगे तो मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे और आगे से पुल करेंगे तो उनमें टेंशन आएगा। लेकिन उस बॉडी का जो बाहरी यानी एक्सटर्नल इफेक्ट है, जैसे कि वो अपने सपोर्ट्स पर कितना वजन डाल रही है, वो लिटरली 100% अनऑल्टर्ड रहता है। बाहर की दुनिया इस बात से बिल्कुल अनजान रहती है कि फोर्स एग्जैक्टली कहाँ अप्लाई हुई थी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए एक प्रैक्टिकल सेटअप को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक सॉलिड रिजिड ब्लॉक है जो नीचे 2 पिलर्स या सपोर्ट्स पर शांति से रखा है। इन सपोर्ट्स को हम O और C का नाम दे देते हैं। सोचिए कि ये ब्लॉक किसी ब्रिज का एक मैसिव कंक्रीट स्लैब है और O और C वो हैवी पिलर्स हैं जो उस लोड को उठाए हुए हैं। ये अरेंजमेंट हमें एक रिजिड बॉडी और उसके बाहरी एनवायरनमेंट यानी सपोर्ट्स के बीच का इंटरैक्शन बहुत क्लियरली समझने में मदद करता है। इस रिजिड ब्लॉक के ठीक बीच से अगर एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट डैश्ड लाइन ड्रॉ की जाए जो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ क्रॉस करती है, ये डैश्ड लाइन कोई फिजिकल वायर नहीं है, ये वही स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल इनविजिबल ट्रैक है, हमारी ऑल इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एक्शन। एडवांस मैकेनिक्स में इंजीनियर्स फोर्सेस को स्लाइडिंग वेक्टर्स मानते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि फोर्स नामक ये वेक्टर बिना फिजिक्स के लॉज तोड़े इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर बड़े आराम से आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कहीं और ना जाए। अब 2 एग्जैक्टली ऑपोजिट सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला सिनेरियो, एक फोर्स P लग रही है राइट साइड में, पॉइंट ए पर।
यहाँ ब्लॉक को आगे की तरफ जोर से पुल किया जा रहा है, यानी खींचा जा रहा है। दूसरा सिनेरियो, वही सेम फोर्स, सेम स्ट्रेंथ की अब ब्लॉक के लेफ्ट साइड में पॉइंट बी पर लग रही है। यहाँ ब्लॉक को पीछे से एक हैवी पुश दिया जा रहा है। दोनों ही फोर्सेस एक ही मैथ वाले इनविजिबल ट्रैक पर काम कर रही हैं। आगे से जोर से पुल करना वर्सेस पीछे से जोर से पुश करना। अब उस डेंस डेफिनेशन के सबसे क्रूशल हिस्से को वापस याद करते हैं, विदाउट ऑल्टरिंग द रिजल्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सटर्नल टू द रिजिड बॉडी। यहाँ पर आकर इस प्रिंसिपल का अल्टीमेट पे ऑफ मिलता है। चाहे इस हैवी ब्लॉक को पॉइंट बी से जोर से पुश किया जाए या पॉइंट ए से उतनी ही ताकत से पुल किया जाए, इसका अनबॉटम सपोर्ट्स ओ और सी पर जो एक्सटर्नल लोड पड़ेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल। उन सपोर्ट्स को लिटरली एग्जैक्ट सेम वजन, सेम फ्रिक्शन और सेम फोर्स महसूस होगी। एक्सटर्नली देखा जाए तो इन दोनों एक्शंस में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। आखिर फोर्स को इस तरह एक स्लाइडिंग वेक्टर मानने का रियल वर्ल्ड में क्या फायदा है? असल में इंजीनियरिंग और फिजिक्स की दुनिया में ये प्रिंसिपल किसी चीट कोड से कम नहीं है। जब इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स मशीनरी या बड़े स्काईस्क्रैपर्स डिजाइन करते हैं तो फोर्सेस काफी मेसी हो जाती हैं। ये रूल उन्हें अलाउ करता है कि वो किसी डिफिकल्ट फोर्स को मैथमेटिकली ऐसी जगह स्लाइड कर लें जहां कैलकुलेशन इजी हो जाए, और वो भी बिना पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए। ये मैकेनिक्स का चीट कोड लिटरली घंटों की कॉम्प्लिकेटेड मैथ बचा लेता है ना कमाल की बात? इस नए नजरिए से अपने आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते रहिए। कीप लर्निंग।